हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का 11 to 20 नंबर तक किया था। ठीक है, हम लोग एससी रोमा चैप्टर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। तो उसका हम लोगों ने इसके पहले ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का शुरू का 20 क्वेश्चन कर लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 to 30। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ये एससी वर्मा वॉल्यूम 1 बुक है फिजिक्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 21 to 30 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, द फोर्स F equals to V cross A is exerted on particle in addition to force of gravity। अच्छा, a force V cross A is exerted on a particle in addition to gravity, where V is the velocity of particle, A is constant vector in horizontal direction। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with constant velocity? It continues to move undeflected with the constant velocity। ठीक, देखो दो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये टू फोर्स एक्टिंग। अगर मान लो हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, अलग से ड्रा कर देते हैं, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, तो कह रहा है कि v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड a इज कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब है x डायरेक्शन। ठीक है, तो a आपका कांस्टेंट वेक्टर ऐसे है। ठीक है, और g विल बी इन नेगेटिव आई डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एक आपका फोर्स mg लग रहा है, दैट इज इन नेगेटिव आई डायरेक्शन। तो पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एक तो mg है जो कि नेगेटिव आई डायरेक्शन में है, प्लस v क्रॉस a। तो g को हम लोग लिख सकते हो, g इक्वल्स टू g, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिया माइनस जे कैप। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज mg माइनस जे कैप। और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर तुम्हारा x डायरेक्शन में है, तो a वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग ai कैप। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू mg minus j cap and a, and this should go to 0। तभी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना। जब नेट फोर्स 0 हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यानी यहां से हम लोग को यह समझ में आ रहा है कि v शुड बी सच दैट कि v क्रॉस i शुड बी इक्वल टू mg बाई a j कैप, mg बाई a j कैप। नहीं, यानी व्हाट शुड बी v, v शुड बी इक्वल टू, क्या ऐसा पुट करोगे v के जगह पे ताकि v क्रॉस i ये बन जाएगा। तो यहां से बहुत क्लियर है कि v शुड बी mg बाई a, और हम लोग को क्या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे i के साथ कि j बन जाएगा, इट हैज टू बी k। नहीं, सो v मस्ट बी इक्वल टू mg बाई a k कैप। मतलब v का जो डायरेक्शन होगा ना वो z डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है जी? इसको यहां पुट कर दोगे तो तुम्हारा फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। यहां पुट कर दो mg बाई a k कैप, आ जाएगा 0। ठीक है, सो दिस शुड बी द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होना चाहिए। द पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी, पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी। ऑलराइट, मतलब और भी हो सकता है, मतलब यही सिर्फ नहीं होगा। मतलब यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो,
v के जगह पे अगर हम लोग ऐसे लिख दें प्लस समथिंग ऑफ से आई कैप भी लिखते हैं तब भी आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर कुछ कांस्टेंट कुछ टर्म इनटू आई कैप लिखा, आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो वी कैन बी देयर कैन बी लॉट्स ऑफ वेलोसिटी, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ वेलोसिटी सच दैट दिस क्रॉस आई शुड बी दिस। तो ये x इज सम एनीथिंग लाइक दिस 2i 5i 6i 10i। तो चूंकि मिनिमम पूछा है तो आई मस्ट मेक इट जीरो। मिनिमम तो तभी आएगा ना जब ये नहीं रहेगा, मतलब ये तो रहना जरूरी ही है, तभी क्रॉस आई कैप लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ और टर्म विथ आई कैप रहेगा तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो वी कैन बी दिस प्लस समथिंग आई कैप ऑल्सो, बट सिंस वी हैव टू गेट द मिनिमम वेलोसिटी दैट समथिंग हैज टू बी मेड जीरो, तो मिनिमम वेलोसिटी तो यही रहेगा, मिनिमम वेलोसिटी यही रहेगा, ठीक है। mg बाई ए, मिनिमम वेलोसिटी विल बी mg बाई ए, ऑलराइट, mg बाई ए। और डायरेक्शन क्या रहेगा, जेड डायरेक्शन, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। बस समझ लो ना कैसे ये वेलोसिटी जो है वो कई सारा मतलब वेलोसिटी हो सकता है। जैसे ये तो रहना ही चाहिए टर्म, ऊपर से कुछ और टर्म भी हो सकता है, जैसे मतलब mg बाई के, mg बाई ए के कैप, और भी टर्म उस तरह से 2i कैप लिख दिया, 3i कैप लिख दिया, कुछ भी लिखो, i क्रॉस आई तो जीरो ही होता है ना, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। लेकिन हमें चूंकि लीस्ट वेलोसिटी पूछा है तो लीस्ट वेलोसिटी तो तभी होगा ना जब सिर्फ ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अदरवाइज वेलोसिटी विल बी व्हाट, mg बाई ए का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इफ यू वांट मिनिमम वेलोसिटी आई कैन टेक ओनली दिस वन, ठीक है। ओके, ठीक है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमेशा पूछिए, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे डाउट पूछने का फैसिलिटी होगा, वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन अ सिंपल एटवुड मशीन, ये इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, टू अनइक्वल मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग गोइंग ओवर क्लैम्प्ड स्मूथ लाइट स्मूथ पुली। इन अ टिपिकल अरेंजमेंट m1 इज 300 ग्राम एंड m2 इज 600 ग्राम। The system is released from rest, ठीक है। Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. Find the tension in the string and find the force exerted by clamp on the pulley. ये clamp है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप दोनों का, m1 का भी m2 का भी और पुली का भी। m1 हो गया, ये m2 हो गया, और पुली का भी पूछा है तो पुली का भी ड्रा कर लो। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बताओ। m1 एंड m2 बोथ आर इंटरैक्टिंग विद द अर्थ, सो इंटरैक्शन विद द अर्थ कैन बी गिवन बाय दिस। आप दोनों ही रोप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग एक ही है, दोनों में टेंशन T रहेगा, ठीक है। लाइट फ्रिक्शनलेस पुली है और ये स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि टेंशन हमेशा रोप के डायरेक्शन में होता है, टेंशन हमेशा रोप के डायरेक्शन में होता है, ठीक। अब m1 हल्का है, m2 भारी है, तो ये इधर जाएगा, मान लो a एक्सेलरेशन है m2 का, तो a एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा m1 का। सो m1 इज गोइंग अप एंड m2 इज गोइंग डाउन। पुली पे आएंगे अभी, ठीक है। बस दोनों ही बॉडी अर्थ के साथ और स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और किसी के साथ इंटरेक्शन तो है नहीं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लीजिए आप, ठीक है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो, फाइंड द नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इधर एक्सेलरेशन अपवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, T माइनस m1g इक्वल्स टू m1 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, m2g माइनस t इज, ठीक। एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को, तभी ना डिस्टेंस निकलेगा। तो जोड़ दो इसको, क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1g, so acceleration is
वैल्यू पुट कर लो। m2 क्या है 0.6 kg, m1 क्या है 0.3 kg अपॉन g. So this will be equal to what? 0.3 upon 0.9. So g by 3, नहीं? g by 3 is the acceleration. g by 3 is the acceleration. ठीक है? तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा भाई? डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड विल बी व्हाट? s is half at square. तो निकाल लो 1/2 9.8/3 एक्सेलरेशन हो गया और t को 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 2 दूनी 4, 9.8 गुने 2 कितना हो जाएगा 19.6 अपॉन 3, 3 छक 18 और 3 पचे 15। कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा? दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। टेंशन भी निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन निकल जाएगा ना। What is tension? See from here. T minus m1g. So T is what? m1g plus m1a. m1 क्या है? m1 आपका 0.3 है and 0.3 g by 3, मतलब एक ऐसा करो ना, ऐसा कर लो। m1 g प्लस है, g प्लस g by 3, m1 and 0.3 kg और ये हो जाएगा 4/3g 0.1। तो ये क्या आ जाएगा? चलिए 32 4 नंबर 36, हाँ 3.92 न्यूटन। दैट विल बी द टेंशन। 3.92 न्यूटन इज द टेंशन। ठीक, और क्लैंप पे अगर फोर्स निकालना है, टेंशन 3.92, अब फोर्स रिलेटेड बाय क्लैंप क्या होगा बताओ? क्लैंप मान लो इस पे लेट्स सपोज F फोर्स लगा रहा है, इधर टेंशन हो गया, इधर टेंशन हो गया, और पुली रेस्ट पे है, पुली इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0। सो फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप विल बी दिस 2 into 3.92। ठीक है, मतलब 7.8। ठीक है, पुली इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इज 0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट। जो बड़ा वाला मास है उसको बिल्कुल एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, ठीक है, उसको रोक दिया, मतलब उसके वेलोसिटी को रोकेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसका तुरंत छोड़ भी दिया, मतलब क्या, स्टॉप फॉर ए मोमेंट, एक सेकंड, मतलब एक सेकंड भी नहीं, मतलब जस्ट मतलब एक मोमेंट के लिए रोक दिया, नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम के लिए उसको रोक दिया, मतलब वेलोसिटी को उसको रीसेट कर दिया, वेलोसिटी जो उसका था उसको रीसेट कर दिया, उसको 0 कर दिया। ठीक है, फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इन टू मोशन। देखो एक्सेलरेशन क्या आ रहा था g/3, हमने क्या किया कि जो बड़ा वाला मास है m2 जो है उसको एक मोमेंट के लिए रोक दिया। हमारा ये पुली है, ठीक है, और जस्ट 1 सेकंड के लिए हमने क्या किया, ये आपका m1 है और ये स्ट्रिंग हो गया, ये आपका 2g/3 से ऊपर जा रहा है और ये 2g/3 से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकेंड
at t equal to 2 seconds, what will be the velocity of each mass? U plus at, initially बॉडी रेस्ट पे था, तो 2gt/3, मतलब ये जो है 2gt टाइम दिया हुआ ना, 2 सेकंड बोल रहा है, सॉरी g/3 था ना, सॉरी g/3 नॉट 2g/3, 2g/3 तो वेलोसिटी हो जाएगा, इट्स मूविंग अप विथ g/3 एक्सेलरेशन एंड इट्स गोइंग डाउन विथ g/3 एक्सेलरेशन, 2g/3 जो होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा, मेरे दिमाग में वेलोसिटी आ गया था, सो इट इज g/3 इज द एक्सेलरेशन, सो g/3 इंटू 2, मतलब 2g/3 वेलोसिटी होगा। 2 सेकंड बाद ना इनका जो वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी लिखा जाए तो वेलोसिटी विल बी 2g/3, इट्स गोइंग अप विथ 2g/3 एंड इज गोइंग डाउन विथ 2g/3। अब क्या किया हमने, इसको झटके से एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नेग्लिजिबली स्मॉल रोक दिया, तो इस वेलोसिटी को हमने किल कर दिया और फिर छोड़ दिया। लिखा है देखो, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए हम लोग इसको रोकते हैं अभी छोड़ देते हैं, बट जैसे रोकोगे इसका वेलोसिटी इमीडिएटली 2g/3 से 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी इमीडिएटली 2g/3 से 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी तो अभी भी 2g/3 रहेगा। रोका तो आपने m2 को है, m1 को तो रोका नहीं है, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी इमीडिएटली 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस m1 कंटिन्यूज टू मूव, चूंकि m1 कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है आपको? आपका जैसे ये 2g/3 से ऊपर जा रहा है और इसका वेलोसिटी तो 0 हो गया है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाएगा। इधर जो m1 जो मूव करते जाएगा तो उतना स्ट्रिंग स्लैक, जितना m1 इधर मूव करेगा उतना स्ट्रिंग स्लैक होता जाएगा। लेकिन ये आपने रोका है एक क्षण के लिए रोका है आपने, एक फ्रैक्शन ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम के लिए रोका है, तो आपने वेलोसिटी को 0 कर दिया है। ये कंटिन्यूज टू मूव है, दिस कंटिन्यूज टू मूव। देखो स्ट्रिंग टाइट होता है तो क्या होता है, ये स्ट्रिंग जो है, इसका मतलब है जितना ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे आ रहा है। स्ट्रिंग टाइट रहता है तो उस केस में क्या होता है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे आ रहा है। लेकिन अब वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि आपने इसको एकदम से रोक दिया और ये अपना मोशन बरकरार रखा है, ठीक है, ये अपना मोशन बरकरार रखा है। लेकिन ये क्या है कि इसका वेलोसिटी इमीडिएटली 0 कर दिया, 2 सेकंड आपने उसको रीसेट कर दिया उसको। उसके बाद एक सेकंड, एक क्षण के लिए आपने उसको, एक मोमेंट के लिए पकड़ा था, उसके बाद छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, एक मोमेंट के बाद जब छोड़ेंगे तो अब ये चूंकि स्ट्रिंग स्लैक हो गया है तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और ये जो 2g/3 वेलोसिटी है वो g d एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो अब स्ट्रिंग स्लैक हो गया है। स्ट्रिंग स्लैक होने की वजह से ये अब टेंशन वैनिश कर गया है, टेंशन वैनिश कर जाएगा, तो m2 जो है g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और m1 जो है 2g/3 इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और g से d एक्सेलरेट करेगा। दोनों पे जो m1g m2g लग रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि इसका वेलोसिटी 2g/3 ऑलरेडी है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, 2g/3 वेलोसिटी घटता जाएगा d एक्सेलरेशन से। इसको आपने एक मोमेंट के लिए पकड़ा था, उसका छोड़ दिया तो g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, समझ ना आप, g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। यानी कि फिर से स्ट्रिंग टाइट कब होगा, फिर से स्ट्रिंग टाइट तभी होगा, फिर से स्ट्रिंग मान लो लेट स्ट्रिंग गेट्स टाइट आफ्टर t सेकेंड सपोज, यानी t सेकेंड वो टाइम होना चाहिए सच दैट द डिस्टेंस मूव्ड बाय m1 इन t सेकेंड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय m2 इन t सेकेंड, तभी ना फिर से स्ट्रिंग टाइट होगा। मतलब ये t सेकेंड वो टाइम होना चाहिए सच दैट m1 जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, क्योंकि m1 जो डिस्टेंस मूव करेगा उतना स्ट्रिंग स्लैक होगा, उतना स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग जो है स्लैक होगा, और m2 जो मूव करेगा उससे स्ट्रिंग टाइट होने के डायरेक्शन में जाएगा, है ना।
M1 स्लैक मतलब M1 जो मूव करेगा, जितना मोशन होगा वो स्लैकनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, और M2 जो नीचे आएगा वो टाइटनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो M1 जो है ये t सेकेंड वो टाइम होना चाहिए सच दैट डिस्टेंस मूव बाय M1 इन t सेकेंड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय M2 इन t सेकेंड। मान लो t सेकेंड बाद मान लो सबको 2 मीटर मूव करता है, तो ये 2 मीटर मूव करेगा तो ये 2 मीटर स्ट्रिंग को स्लैक कर देगा, और ये 2 मीटर नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग को 2 मीटर टाइट कर देगा। तो जितना ये स्लैक किया उतना ये टाइट कर दिया, फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा फिर नेट। मतलब डिस्टेंस मूव द मोमेंट डिस्टेंस मूव बाय M2 becomes equal to distance moved by M1, the string become tight again. So what is distance moved by M1? Ut plus half at square. Distance moved by M1 is 2g by 3 is initial velocity. मान लो t सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये कितना नीचे जाएगा भाई, दिस विल मूव बाय 1/2 जी टी स्क्वायर, कि जो स्ट्रिंग जब स्लैक रहेगा तो इसका नीचे का एक्सेलरेशन जी रहेगा ना, तो ये डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस इन टी सेकंड विल बी, इसका यू तो जीरो हो गया ना, 2 सेकंड आपने पकड़ के जीरो कर दिया वेलोसिटी, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस इन टी सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, मतलब टी सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद जो टी सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं, टी सेकंड में ये डिस्टेंस मूव होगा। जिस टाइम पे ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, यानी ये इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा जी, 2g by 3t और हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी कट गया, जी कट गया, 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस M1 ऊपर जाएगा उतना डिस्टेंस M2 नीचे आ जाएगा, और उस केस में स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। अगर कोई टाइम लेस देन 2/3 सेकेंड लेंगे, सपोज आई टेक t इक्वल्स टू से 1/3 सेकेंड, तो 1/3 सेकेंड में क्या होगा, 1/3 सेकेंड में डिस्टेंस मूव्ड बाय M1 वुड बी हायर देन डिस्टेंस मूव्ड बाय M2, उस केस में स्ट्रिंग जो है लूज ही रहेगा। 2/3 सेकेंड में क्या हो रहा है, जितना डिस्टेंस ये मूव किया है, टेंशन वैनिश कर गया इस ड्यूरेशन में, टेंशन वैनिश करते हुए जितना डिस्टेंस ये मूव किया है 2/3 सेकेंड में, उतना ही डिस्टेंस ये मूव किया है, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, टेंशन में रिगेन, टेंशन फिर से आ जाएगा आपका। तो 2/3 सेकेंड के बाद टेंशन जो स्ट्रिंग है फिर से टाइट हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग जो है फिर से आपका टाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये देखो, figure shows uniform rod of length 30 centimeter having a mass of 3 kg, ठीक है। The strings shown in figure are pulled by constant force 20 Newton and 32 Newton, ठीक है। जितना फोर्स इसमें लगाएंगे आप वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा। Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on 10 centimeter part. All the surfaces smooth and string and pulley are light. कह रहा है 20 सेंटीमीटर जो हिस्सा है 10 सेंटीमीटर हिस्से में कितना फोर्स लगा रहा है, तो एक काम करो ना, आप 20 सेंटीमीटर हिस्से और 10 सेंटीमीटर हिस्से को अलग अलग कर लो, ठीक है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है और ये 20 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है। अब 10 सेंटीमीटर का हिस्सा 20 सेंटीमीटर वाला हिस्सा एक साथ क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे यही पेन हम बोले हैं कि भाई आधा पेन और आधा, ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कितना एक दूसरे फोर्स लगा रहा है, फोर्स इसलिए लगा साथ में है तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। कोई भी चीज क्या है, मैटर से बना हुआ है, एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वो एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी साथ में है ना। मान लो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट ये है और ये 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहले तो मास क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट का, वो देख लो पहले। 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 3 kg का है, तो पर सेंटीमीटर मास क्या हो जाएगा, 3 kg बाई 30 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो मास पर सेंटीमीटर वुड बी 3 kg बाई मास पर यूनिट लेंथ का बात करेंगे तो 3 kg बाई 30 सेंटीमीटर वुड बी द मास पर सेंटीमीटर, राइट। तो 20 सेंटीमीटर वाला का मास क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, और इसका 1 kg हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना जी, ये 1/3 है तो मास भी 1/3 हो जाएगा। अगर हम मान के चल रहे हैं मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये चूंकि 1/3 हिस्सा है रॉड का, इसका मास भी 1/3 है, 2/3 है,
तो मास भी 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 20 kg वाला मान लो फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है, तो 10 kg वाला भी फोर्स F से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव ही होगा ना भाई, तभी तो साथ में है। मतलब 20 के वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हिस्सा साथ में है, यानी एक दूसरे पे कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, कोहेसिव फोर्स लगा रहा है। और क्या फोर्स लग रहा है भाई, इधर से टेंशन T1 है जो कि 20 न्यूटन है, इधर से T2 है जो कि 32 न्यूटन है। अब बाकी नॉर्मल रिएक्शन और mg तो है ही, है ना, ये तो रहेगा ही। तो वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है दोनों, ठीक है, वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है 0 एंड n2 - 2g इज 0। ठीक, मान लो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है पूरे सिस्टम का, a इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो a एक्सेलरेशन दोनों का होगा, 1 kg का भी 2 kg का भी। नेट फोर्स इन टुवर्ड्स राइट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट इज F - 20 इक्वल टू 1 है, और उसका भी एक्सेलरेशन राइट में है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट क्या हो जाएगा 32 - F इक्वल्स टू 2 है। यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या पूछा है, F पूछा है ना, एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा, जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 3 है। सो A इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये A को यहां पुट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 4 F, सॉरी यहां पुट कर दो, F - 20 इक्वल्स टू 1 है, F इज 24 न्यूटन। F जो है 24 न्यूटन हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हिस्से को अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, वो दोनों साथ है, मतलब एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स हमने F मान लिया है, अब अज्यूम अट्रैक्टिव फोर्स टू बी F। अट्रैक्टिव फोर्स को कहाँ चला गया, अट्रैक्टिव फोर्स को हमने F मान लिया है। कहाँ गया किताब मेरा, ठीक है आंसर तो ठीक है, बट बुक मिल नहीं रहा है। हाँ आ गया, आ गया, ठीक है 24 न्यूटन, सही है भाई, क्लियर है ये। 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछ रहा है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव होगा क्योंकि तभी तो साथ है। रिपल्सिव होता तो ब्रेक नहीं कर जाता है, ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके फाइन गुड, सो लेट्स गो अहेड, consider the situation shown in figure. All the cells are frictionless, string and pulley are light, magnitude of acceleration of the two block. हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, ये फिक्स है। ठीक है, तो मास वास नहीं दिया है तो फिक्स ही मान के चला जाए। ठीक है, ये मान लो थीटा है और ये मान लो फाई है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं हम लोग। पहले 1 kg का ड्रा कर लिया जाए, उधर वाले का, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए। बॉडी नंबर 1 का ड्रा करो पहले, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी नंबर 1। ये बॉडी नंबर 1 है, 1 kg, ये फाई एंगल है। क्या क्या फोर्स लगेंगे बताइए, किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो mg हो गया, हाथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है 1g, और एक नॉर्मल रिएक्शन, कौन नॉर्मल रिएक्शन लाएगा, ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है वो इसका मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ, बाय एक्सर्टिंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है,
N1 कर लो, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड वाला ब्लॉक पे, सेकेंड वाले ब्लॉक पे आ जाओ। सेकेंड वाला ब्लॉक जो है ऐसे है, और इस पे बॉडी जो है हमने ये सेकेंड नंबर वाला ब्लॉक 1 kg, ये थीटा एंगल है। इस पे फोर्स ये भी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है भाई, ये भी जो है एक अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है 1g, एक इंक्लाइन प्लेन से कर रहा है n2, ठीक। अब एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना, मतलब मान लो कि ये एक्सेलरेशन है a, तो ये भी एक्सेलरेशन a रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच है। अच्छा, स्ट्रिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है भाई, स्ट्रिंग से भी तो इंटरेक्ट कर रहा है, तो टेंशन लगा लो, स्ट्रिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है तो टेंशन T लगा लीजिए आप, ठीक है, टेंशन T लगा लीजिए। अगर हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गलत लिया होगा ना तो अपने आप ही नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर ये एक्सेलरेशन अगर गलत लिया होगा हमने डायरेक्शन तो ये अपने आप माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे भाई ये जो लिया है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। और इसमें वो लगा लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो, ये x है, ये y है, यहां भी ड्रा कर लो, ये x है, ये y है। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ एक वेक्टर इक्वेशन है और उसको हम लोग जो है कंपोनेंट फॉर्म में लगाते हैं, वी अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ इन दिस फॉर्मेट। तो fx ax एंड fy ay is not defined unless you tell me what is x axis, what is y axis, ठीक है। ये एंगल जो है आपका, दिस एंगल विल बी फाई एंड दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक। तो पहले बॉडी पे इक्वेशन लगा लेते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। ए इज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहां पे ए एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ए यहां पे ले लिया इस डायरेक्शन में, यहां पे एक्सेलरेशन ए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है दोनों ही केस में, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, n1 माइनस n1 इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड g cos phi in negative x direction, negative y direction, n1 in positive y direction and g cos phi in negative y direction। 1g है बेसिकली, 1 is the mass, वहां भी 1g है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी n2 माइनस g cos थीटा विल बी 0। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, g sin phi माइनस t इक्वल्स टू 1 है। नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, g sin phi माइनस नेट फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन will be equal to net force in positive x direction. So net force in positive x direction is g sin phi minus t equals to 1 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, तो नेट फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, t माइनस g sin थीटा इक्वल्स टू 1 है। गुड, यहां लिख लो t माइनस, गुड, जोड़ देंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, t sin phi, सॉरी g sin phi माइनस g sin थीटा इक्वल्स टू 2a। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब g इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस 4/5,
ठीक है, माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, पर ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के ऑपोजिट होता है, तो अगर इसका साइन थीटा निकालेंगे, थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर माना जाता है, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 इक्वल्स टू 2a, यानी a इज नथिंग बट ये g/5 हो जाएगा g/10। एक्सेलरेशन है g/10, एक्सेलरेशन जो होगा वो g/10 हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी g/10, ठीक है, गुड। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कीजिए हमेशा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका जरूरी नहीं कि सेम हो, क्योंकि अलग अलग, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हैं तो यू हैव सेपरेटेड द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग, सो इट इज मोर लाइक ए टू प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया 2 सवाल में, ठीक है, अलग अलग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं हम लोग, तो चूंकि अलग अलग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, a constant force F equals to m2 g/2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and pulley are the light and surface is smooth. Find the acceleration of m1. बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल, पहले तो आंख बंद करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2 बोथ, ये m1 है और ये m2 है। m1 m2 किससे इंटरेक्ट कर रहा है बताओ, दोनों ही अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, बोथ आर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ, सो यू हैव m1g एंड m2g। m2 और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T है, लाइट फ्रिक्शनलेस पुली है, तो टेंशन हियर विल बी सेम, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, तो m2 के लिए स्ट्रिंग अपवर्ड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम m2 का कंप्लीट हो गया। m2 और किसी चीज से इंटरेक्ट तो कर नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेविटी से कर रहा है, उसके लिए m2g ड्रॉ लिख दिया, और सिर्फ स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ग्रेविटी के अलावा बाकी सारे फोर्सेज तो कांटेक्ट फोर्सेज है ना, तो कांटेक्ट तो दिख ही जाएगा सवाल में, ठीक है। m1 पे आ जाइए, m1 किससे इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस से कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, इसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और m1 किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, और m1 किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो कि उस पर F फोर्स लगा रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो कि उस पर फोर्स F लगा रहा है, और F का वैल्यू दिया हुआ है m2g/2, ठीक है, ओके गुड। अब एक्सेलरेशन ऑफ m1 पूछ रहा है, मान लो कि इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, सपोज करो, तो जितना एक्सेलरेट इधर करेगा उतना ये भी एक्सेलरेट ऊपर करेगा, जितना डिस्टेंस ये मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ऊपर मूव करेगा, ठीक है। सो इफ a is the acceleration of m1 in left direction, same will be the acceleration of m2 in upward direction, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है आपने, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लो, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो, m1 पे भी m2 पे भी, पहले मान लो m2 पे लगाते हैं, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, t माइनस m2g इज 0, बस। m1 पे भी y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो मोशन इन y डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी 0। हम लोग अज्यूम किए a इज द एक्सेलरेशन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, F माइनस टी इक्वल्स टू, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, T माइनस m2g इज m2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, F माइनस टी इक्वल्स टू m1 है। जोड़ दें आप, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी कट जाएगा, विल हैव F माइनस m2g इक्वल्स टू, अब F का वैल्यू क्या है भाई,
m2g/2 माइनस m2g/2 m2g। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये घटेगा तो क्या बनेगा, माइनस m2g/2। माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अज्यूम किया था, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है बेसिकली। एक्चुअली एक्सेलरेशन हमने इधर लेफ्ट लिया था ना, तो हमने आपको बताया भी था कि अगर हमारा डायरेक्शन गलत होगा ना तो अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव मतलब m1 इज एक्सेलरेटिंग विद माइनस m2g/2 m1 प्लस m2 in left direction, or we can say acceleration of m2 is plus of, ये लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ ना, और आई कैन से इट इज प्लस ऑफ टुवर्ड्स राइट। देखो सेइंग कि बॉडी इज ट्रेवलिंग -2 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन इज सेम एज सेइंग द बॉडी इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। सेइंग द बॉडी इज मूविंग -2 meters per second in left direction, negative x direction, is same as saying the body is moving 2 meters per second towards right. तो हमारा आंसर आया a is minus m2g/2 m1 plus m2 towards negative x axis. It is same as saying it is m2g/2 of m1 m2 in positive x direction. ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, यस, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। इन फिगर m1 is 5 kg, m2 is 2 kg, f is 1 Newton. Find the acceleration either block. Describe the motion of m1 if string breaks out but f continues to act. ठीक है, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, कुछ है नहीं इसमें। तो ये m1 है, ये m2 है। m1 आपका 5 kg है, तो ऐसा करो इसको 5 kg ही लिख लो यार। m1 जो है 5 kg है और m2 जो है वो 2 kg है। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए। दोनों ही अर्थ से इंटरैक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है उसको ऐसे डिनोट कर दिया। दोनों ही लोग स्ट्रिंग से भी इंटरैक्ट कर रहा है, सो टी इज द टेंशन, और 1 न्यूटन फोर्स इधर भी लग रहा है ना, एफ दोनों पे लग रहा है। ठीक, अब मान लो m1 का एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो m2 का भी एक्सेलरेशन a होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन निकालना है, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लीजिए। यू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, 5g प्लस f क्या है 1 न्यूटन, इक्वल्स टू नेट फोर्स इन चलो f ही लिखते हैं अभी, 5g प्लस f डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस t अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालो एंड इक्वेट इट टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, t माइनस 2g माइनस f इक्वल्स टू 2f। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा, बात बन जाएगा आपका। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, f भी कट जाएगा और t भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3g इक्वल्स टू 7f। सो एक्सेलरेशन इज 3g/7। एक्सेलरेशन इज 3g/7। थ्री जी बाई सेवन क्या हो जाएगा जी, वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू में दे रखा है 3 इंटू 9.8/7, तो 3 × 8 = 24
और 3 27 तो 29/7, 7 का 28। हाँ ठीक है, सही है, 4.3 ही है, 4.3 है, ठीक है, 4.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब मान लो स्ट्रिंग टूट जाता है, स्ट्रिंग टूट जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये ब्रेक कर गया, देन टेंशन विल वैनिश, टेंशन वैनिश कर जाएगा। ये आपका M1 है, इस पे फोर्स लेकिन ये तो लगता ही रहेगा ना, M1G, और F तो लगता ही रहेगा, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, M1G प्लस F, एंड दैट विल क्रिएट एन एक्सेलरेशन ऑफ A। ठीक है, M1 का मास पूछ रहा है, M1 का मोशन पूछ रहा है, स्ट्रिंग ब्रेक्स आउट, और F लग ही रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, G प्लस F बाई M1। ठीक है, यानी G प्लस F आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो 1/5, 0.2। तो M1 विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन अब चेंज हो जाएगा, पहले एक्सेलरेशन 3g/7 था, और स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा तो टेंशन ऊपर लग रहा था ये वैनिश कर जाएगा, एंड नाउ एक्सेलरेशन विल बिकम G प्लस 0.2, G प्लस 0.2 विल बी द एक्सेलरेशन, G प्लस 0.2 विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये चीज, G प्लस 0.2 इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। ये देखो, M1 is 1 kg, M2 is 2 kg, and M3 is 3 kg. ठीक है, find the acceleration of M1, M2, M3. The sting from upper pulley to M1, sting from upper pulley to M1 is 20 centimeter when system released from rest. How long will it take to before M1 strike the pulley? पहले पीछे भी सॉल्व एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन था ना, सॉल्व एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन था, बट चलो करते हैं। M1, M2, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम M1, M2, M3। दिस इज M1, M2, M3। M1 का मास 1 kg है, M2 का मास 2 kg है, M3 का मास 3 kg है, तीनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो 1G हो जाएगा जो अर्थ के साथ इंटरेक्शन है। ठीक, ये स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T1 है, ऐसे मान लो T2 है, स्ट्रिंग सेम रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, ये T1 हो गया, तीनों ही स्ट्रिंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है ना, तीनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, ओके, इस पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये पुली जो है, ये ऊपर में जो है ये T1 है, और यहाँ T2 है दोनों साइड में। अच्छा, पुली जो है तुम्हारा सब लाइट फ्रिक्शनलेस पुली है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग हर जगह इस पूरे चैप्टर में, इट्स लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। सो नेट फोर्स ऑन दिस पुली इन अपवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, T1 माइनस ट्वाइस ऑफ T2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास तो 0 ले रहे हैं हम लोग पुली का, मास इनटू एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब मास इज 0 तो मास इनटू एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0, यानी जो T2 होगा या T1 जो होगा that will be equal to twice of T2. T1 is twice of T2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, T1 को हम लोग ये T2 को T मान लेते हैं, तो T1 क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ठीक है, ये अगर T मान लेते हो, इसको भी T मान लेते हो, तो ये हो जाएगा 2T। ठीक, गुड। अब एक चीज और देखो, मान लो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, अब ये क्या देखेगा कि ये तो हल्का साइड है, ये भारी साइड है, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से, और उसी एक्सेलरेशन से ये पुली जो है नीचे आएगा। भाई M1 जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, पुली उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब मान लो इस पुली के रेस्पेक्ट में, ये तो एक्सेलरेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, M1 इज गोइंग अप विथ A एंड द होल सिस्टम ऑफ M2 and M3 इज कमिंग डाउन विथ A।
अब मान लो इस पुली के रिस्पेक्ट में M2 मान लो ऊपर जा रहा है विथ ए डैश, और M3 जो है ऑफ कोर्स नीचे आएगा ए डैश। तो ये ए डैश एक्सेलरेशन जो हमने लिया है ना, दिस ए डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली नंबर 2। दिस इज पुली नंबर 1 एंड दिस इज पुली नंबर 2। M2 जो M2 M3 का जो एक्सेलरेशन ए डैश लिया है हमने, वो विथ रिस्पेक्ट टू पुली नंबर 2 है। तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा? देखो अगर M2 का देखो तो M2 जो है ए डैश एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है ना ए है नीचे के डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग बात करें नेट एक्सेलरेशन जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसका तो एक्सेलरेशन ए हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब यहां हमने देख रहा है कि ये इसका M2 और M3 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली नंबर 2 इज ए डैश। तो अब देखो इसके अंदर दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है जो इनहेरिट कर रहा है जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, एक तो वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक एक्सेलरेशन ए डैश है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए डैश माइनस ए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये ए डैश जो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली नंबर 2 है वो डाउनवर्ड है, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए, ठीक है। These are the acceleration with respect to this observer, right? Observer is on the ground, inertial observer. बस अब लिख लो आप इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 2t माइनस जी इक्वल्स टू 1 है। इसका नेट फोर्स, इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी t माइनस 2g equals to twice of this। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 3g माइनस टी आ जाएगा, ठीक। ओके या क्या पूछ रहा तुमसे, find the acceleration of a1 a2 a3 m1 m2 m3, find the acceleration of m1 m2 m3, निकाल लो। ए और ए डैश तो निकल ही जाएगा ना, ए और ए डैश निकल जाएगा आपका। यहां से देख लीजिए टी क्या हो जाएगा, जी प्लस ए बाई 2। ये यहां पुट कर लो सेकेंड और थर्ड में, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ये क्या आ जाएगा, टी माइनस टी इज जी प्लस ए बाई 2, राइट। आगे अपने से भी कर सकते हो तुम, माइनस जी इक्वल्स टू ए, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ टी है, सॉरी 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 वेरी सॉरी। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो ये निकाल लिया ना यहाँ से, अब इसको हमें इसमें पुट करना है, 2 में पुट करना है। 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी इज जी प्लस ए बाई 2 माइनस 2g इक्वल्स टू, ठीक है, और ये 3g माइनस टी, 3g माइनस टी, टी इज जी प्लस ए बाई 2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ, और तुम बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। तो ए डैश और ए में इक्वेशन आ रहा है हमारा, ये क्या आएगा बताओ,
ट्वाइस ऑफ ए डैश और ए बाई टू उधर जाएगा तो 5/2 ए हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो ए बाई टू उधर जाएगा तो क्या आएगा 3a डैश प्लस 3 माइनस हाफ। सॉल्व कर लोगे यार? हैं? करते हैं, चलो कोई नहीं। तो बहुत अजीब नहीं है? हैं? करना तुम इसको, ठीक है। हम फिर से, आई डोंट लाइक दिस होल मैन, मतलब ये कर सकते हैं आप, ठीक है। हम थोड़ा दूसरे तरीके से इसको करेंगे यार, हमको ना बहुत गंदा लग रहा है ये। देखो एक काम करते हैं, तो इजी करो इसको, इतना डिफिकल्ट मत करो। एक काम करते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके जोड़ दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा t/2 माइनस जी, या घटा दो, मतलब ये आएगा a डैश माइनस है। इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? g माइनस t/3 इक्वल्स टू a डैश प्लस है। ओके, ठीक है। अब इसको एक काम करो, इसको ना थोड़ा ऐड कर दो, या क्या करोगे? हाँ ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? ऐड करोगे तो ये आ जाएगा t/2 माइनस t/3 इज t/6 इक्वल्स ट्वाइस a डैश। तो a डैश विल बी t/12, a डैश विल बी t/12, ठीक है। a डैश विल बी t/12। ओके, a डैश और a में रिलेशन आ गया हमारा, और a dash is t/12 and t is g plus a/2. So your a dash is t/12 and t is g plus a/2, ठीक है। g plus a/2 पुट कर दिया t में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 24a dash is g plus a। ओके, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर लो अब इसको, इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा? g इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a dash माइनस a प्लस साइज ऑफ a dash प्लस a। तो a dash तो निकल गया ना तुम्हारा, a dash is g plus a/24, तो ये हो जाएगा a dash is g plus a/24, g plus a/24, ये एक तरह से ऐसे आ गया ना। दिस इज 5a dash प्लस a, ठीक है। तो 5a dash विल बी सिंपली 5 into g plus a/24 plus a, यानी this is going to be simply 5g/24 प्लस 24/29/24a इक्वल टू g। यानी एक तरह से आ गया हमारा a जो आ जाएगा, 24 में से 5 गया 19/29g, 19/29g आ जाएगा a, ठीक है। गुड, ये आपका ये आ गया। तो a डैश आ जाएगा क्या?
जी प्लस ए बाई 24, यानी 19/29। ठीक है, ये अप है, ए आ गया हमारा। हाँ ये सही है, 19/29 ही है आंसर इसका ना, 19/29 है। और ए डैश का बाकी बाकी इसका निकालना है, तो ए डैश निकाल लो पहले, मतलब ए डैश इज दिस, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी, ए डैश माइनस ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसका कितना हो जाएगा, ए डैश प्लस ए, जो m3 का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए डैश प्लस ए, ये भी निकाल ही लो ना, ये कितना आ जाएगा, जी प्लस 19/29 ए, सॉरी जी अपॉन 24, तो 29 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 30 और 18 48 है, 30 और 18 48, 48/24, 2g अपॉन 29, ठीक, ए डैश 2g अपॉन 29 हो गया। ओके ठीक है, बढ़िया है। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ए, जो कि 19/29g हो गया, और इसका एक्सेलरेशन हो गया ए डैश, इसका एक्सेलरेशन हो गया ए डैश माइनस ए, ए डैश माइनस ए मतलब 2g/29 माइनस 19/29, यानी -17/29g। तो एक्चुअली इसका डायरेक्ट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन -19/29 हो गया ना, तो 17/29 डाउनवर्ड हो जाएगा, यस, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा, ये हो गया 2g/29 प्लस 29/29, तो इसका 21/29 डाउनवर्ड हो गया, ठीक, यस, ओके। ये आपका 19/29 अपवर्ड जा रहा है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ये आपका 17/29 डाउनवर्ड जा रहा है क्योंकि माइनस आ गया है, और ये भी आपका 21/29 डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक, फाइन। ए डैश कम है ना, ए डैश कम है, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ए डैश कम है, ठीक। और क्या पूछा था, बोला कि 20 सेंटीमीटर शुरू में था, तो कितना देर बाद ये हिट कर जाएगा, देखो ए आपका 19/29g है, तो 19/29g से एक्सीलरेट करेगा इंटू टी स्क्वायर, कितना टाइम बाद 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, तो टी स्क्वायर इज व्हाट, ये टाइम आ जाएगा, या 12.6, ठीक है। 29 इधर 2 दूनी 4, 29 गुने 4 हो जाता है, अरे कितना हो जाएगा, अरे एक एक, सॉरी सॉरी, ये गंदा वाला कैलकुलेशन है इस सवाल में। 29 गुने 4, 30 चौका 20 से होता है, तो 29 गुने 4 116 हो जाएगा ना जी, ये टाइम आ जाएगा, 30 चौका 20 से 120, तो 4 घटा दो 116, अब पॉइंट बैठा दो क्योंकि 0.2 है, 0.4 से गुना कर रहे हैं, अब बटा 19, 11.6 भागा 19, 0.17, अगर √19 में लिया होगा तो ठीक है, यस, ठीक है, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अंडर रूट ब्रैकेट देना पड़ेगा,
0.78, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.25 सेकेंड। हाफ AT स्क्वायर इज, अच्छा जी भी है, सॉरी 9.8 भी है भाई, ठीक है, ओके। 11.6 भागा 19 गुने यस, ठीक है। बाकी ये भी कर सकते थे, है ना, इसको ही सॉल्व करते निकल ही जाता, इसको ही सॉल्व करने पर निकल ही जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमको थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था ये सब इक्वेशन ना, तो हम फिर सोचे कि चलो इधर से करते हैं। बाकी ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, इट इन्वॉल्व्स बिट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि धैर्य से करना होगा आपको, ठीक है। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम है, अच्छे से ड्रा कीजिए, ठीक है। आप इसको सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, ट्राई करना। ये क्वेश्चन देखो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम m2 is 2 kg and m3 is 3 kg. What should be the mass m so that it remains at rest? m तो कुछ है नहीं यार, m1 होना चाहिए, दिस शुड बी m1, m तो कुछ है ही नहीं ना। तो ठीक है, करते हैं इसको। मान लेते हैं कि m जो है, m1 जो है रेस्ट पे है, और उसको ऐसा मानते हुए ही क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। ये स्ट्रिंग है सारे, और ये पुली एक और है, और इस पे स्ट्रिंग ऐसे है, हाँ ओके। ये आपका m1 है जिसका निकालना है हम लोग को, और ये हम लोग का m2 है 2 kg का और 3 kg। अब हम लोग को m1 का वैल्यू निकालना सच दैट कि m1 रेस्ट पे हो, m1 रेस्ट पे हो। तो मान लो ये टेंशन T है यहाँ पे, इसका टेंशन 2T हो जाएगा, अभी किए थे हम लोग। अब m1 अगर रेस्ट पे रहेगा तो मतलब ये पुली भी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। मान लो यही ऑब्जर्वर है, तो ये क्या देखेगा, ए एक्सेलरेशन नीचे देखेगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर देखेगा, और चूंकि ये पुली रेस्ट पे है तो जो इन दोनों मास का एक्सेलरेशन इस पुली के रेस्पेक्ट में होगा वही ये ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। सो हियर अगर m1 m2 m3 का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, m1 का मास हमको नहीं पता है, ये 2t है और यहाँ m1g है, ये इक्विलिब्रियम में है, और m2 का मास 2 kg है तो ये 2g हो गया, और इधर टेंशन T है, 3 वाले का टेंशन T ऊपर लग रहा है और ये 3g हो गया। अब ये एक्सेलरेशन a मान लो, इसका एक्सेलरेशन a नीचे हो जाएगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे पूरा सिस्टम रेस्ट पे है और ये आपका ये m2 और m3 एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो निकालो इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो, ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड माने हैं तो t माइनस 2g इज 2a, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 3g माइनस t, दैट इज 3a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन हमें t का वैल्यू निकालना है एक्चुअली, ठीक है। पर एक्सेलरेशन निकाल लो, जोड़ोगे तो 3g माइनस 2g g हो गया, सो a इज g/5, और t क्या हो जाएगा 2g प्लस 2a, so that is 2g plus 2g/5, so that is 5 दूनी 10 दूनी 12 g/5, ठीक है। t is 12g/5, so m1g is 2t, that becomes 24g/5, so that means m1 is simply 4.8 kg, m1 is 4.8 kg। अगर 4.8 kg का रहेगा तो जो 2t और वेट है वो बैलेंस कर जाएगा, 2t और जो इसका वेट है m1g वो बैलेंस कर जाएगा। तो हमें निकालना था एक्चुअली व्हाट शुड बी m1 सच दैट द टेंशन जनरेटेड
2t here should be equal to weight, 2t वेट के बराबर होगा तो रेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका टेल पीस ही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टेंशन द स्ट्रिंग। ठीक है, कर लेंगे यार। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस। जितना ये आगे जाएगा, जितना ये स्ट्रिंग मतलब जितना ये आपका नीचे आएगा, एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये एक्स डिस्टेंस लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लीजिए। इसको मान लो मास 1 और इसको मान लो मास 2 और इसको मास 2 मान लो। दोनों एक एक kg का है। ठीक है, दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो सेकेंड मास है वो स्ट्रिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। ये भी स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट मास सरफेस से भी इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि इसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ओके। सपोज ए इज द एक्सेलरेशन हियर, तो वही एक्सेलरेशन ए हो जाएगा यहाँ पे। फ्री बॉडी डायग्राम में जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसके उस इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप फोर्स दिखा दो। जो सेकेंड मास है वो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 1g दिखा दिया। स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, टेंशन दिखा दिया। ये जो वाला जो मास है वो सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस का इंटरेक्शन एन से दिखा दिया। अर्थ का इंटरेक्शन 1g से दिखा दिया और स्ट्रिंग का इंटरेक्शन टी से दिखा दिया। जिधर स्ट्रिंग है उधर ही टेंशन लगेगा। ठीक, अब ये एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो एक्स डिस्टेंस लेफ्ट में जाएगा ऑफकोर्स। तो अगर ए एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका ए एक्सेलरेशन लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इक्वेशन लिख लो। अब इसका वो भी कर लो, क्या उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो, एक्स वाई। तो जो आपका ये वाला बॉडी है वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, so this is 0 and t is equal to 1 है। एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है तो नेट फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इज t and that is equal to 1 है। और यहाँ पे क्या है, नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, 1g minus t is 1 है, और यू कैन से g minus t is 1 है। क्या निकालने बोल रहा है, टेंशन। तो आप इसको घटा दो, सो t is g by 2, t is g by 2, g by 2 is the tension। ठीक है, g को 10 लोगे तो 5 न्यूटन टेंशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, निहायत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 21 to 30। 21 to 30 हमने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ही और वीडियो बनेगा इस पे एस.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज 31 to 42। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 31 to 42 क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके साथ इसका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।